नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ईश्वर करें आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। देखिए दोस्तों, एक तो आप जिसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार करते करते आखिर में वो घड़ी आ ही गई जब सीटेट की डेट घोषित हो गई। यद्यपि अभी आपके पास जो है, अभी आपके पास लंबा समय है और आप भाई बहन जो है खूब अच्छी तैयारी कर सकते हैं, खूब जोरदार तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो है आप भाई बहनों से बस मैं इतना ही कहूंगा कि जम के लगे रहिए, जम के पढ़िए। और सीटेट, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि मैं आपको एक बात बता दूं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट का सीटेट में निश्चित रूप से स्पेशलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि सीटेट में जो है, जो भी बातें शिक्षण, देखिए सीटेट में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पेडागॉजी, जिसे आप अंग्रेजी में पेडागॉजी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में शिक्षण कहते हैं। सामान्य रूप से शिक्षण कहते हैं, हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, गणित शिक्षण, मनोविज्ञान शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण। तो जो शिक्षण का पोर्शन होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वही उनके लिए समस्या होता है। और आप बेटे, बस मैं आप भाई बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चीज में चंद्रा इंस्टीट्यूट का स्पेशलाइजेशन है। तो एक बार जरा सा सुबह सुबह की बात है तो संख्या बढ़ा लें एक बार और आगे आइए, आपसे चर्चा करता हूं महत्वपूर्ण बातों की। देखिए दोस्तों, यदि आप सीटेट की बात करें तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सीटेट में अगर हिंदी विषय की आप बात करें, सीटेट में अगर आप हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी 30 अंक की आती है और बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है हिंदी। अच्छा देखिए, 30 अंक भी कैसे कैसे मिलता है आपको? 30 अंक में 15 अंक या 15 नंबर का तो सीधे सीधे आपका शिक्षण आ जाता है। 15 नंबर का क्या आता है? सीधे सीधे शिक्षण आ जाता है 15 नंबर का। जो शेष 15 नंबर बचे उसमें 10 नंबर का आपका आ जाता है अपठित गद्यांश और पद्यांश। अपठित गद्यांश व पद्यांश। अपठित गद्यांश व पद्यांश। 5 नंबर जो है आपका, 5 नंबर का आ जाता है व्याकरण। अच्छा, कई बार क्या होता है कि यह जो 5 नंबर का व्याकरण है, इसमें भी एक आध नंबर एक्स्ट्रा करके इसी में जोड़ दिया जाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि पता चला कि गद्यांश 7 नंबर का हो गया, पद्यांश 5 नंबर का हो गया। तो इस तरह से सब मिला करके जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है पोर्शन, ये 15 नंबर का यह भाग जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग जुड़ जाइए चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ और दिमाग से बिल्कुल भी यह भ्रम निकाल दीजिए कि शिक्षण कठिन होता है। शिक्षण में कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ढंग से व्यवस्थित होकर एक अच्छे मार्ग निर्देशन में आपको पढ़ने की जरूरत है। तो अभी तो हमने आपको केवल ये चीज बताई कि हिंदी जो 30 अंक की आएगी वो उसकी उन 30 अंकों का विभाजन किस तरह से होगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दें, ये जो 15 अंक आपके आएंगे, 15 अंक का जो शिक्षण आएगा, तो देखिए दोस्त, शिक्षण 2 तरह का आता है। इसमें भी 15 अंकों में भी जो शिक्षण का पोर्शन है, यह शिक्षण का पोर्शन 2 प्रकार का होता है मेरे बच्चों। कैसे? आज देखिए, आज मैं आपको केवल बताता हूं, आज आपको रियली सबसे जरूरी ये नहीं है कि मैं पहले दिन टॉपिक शुरू कर दूं पढ़ाना। सबसे जरूरी ये है कि आप सीटेट की परीक्षा को अच्छे से जान पाएं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसी बातें होंगी, हमें कहां फोकस करना है कि हम पास हो जाएं। हम परीक्षा को पास ही ना हो, अच्छे अंक प्राप्त करें, हमें किस जगह पर फोकस करना है।
पहला तो फोकस आपको संख्या पर करना है, तो थोड़ा सा वहां भी कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षण के प्रश्न होते हैं, दो तरह के प्रश्न आते हैं। कैसे कैसे भैया? एक जो होता है वो सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं। कैसे? एक जो होते हैं वो सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो व्यावहारिक प्रश्न आते हैं। देखो बेटा, आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सीटेट देगा कौन? पहले ये बताओ मुझे आप, सीटेट की परीक्षा कौन आदमी देगा? तो भाई सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति जो है बीएड किया है वही तो सीटेट की परीक्षा देगा, और या बीटीसी किया है, और दोनों ट्रेनिंग है। तो इन दोनों में क्या किया जाता है? इन दोनों में आपको जो है क्या होता है? इन दोनों में आपको जो है शिक्षण का पोर्शन पढ़ाया जाता है। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो ये मान के चला जाता है कि आपको जो है शिक्षण कौशल का व्यवहारिक ज्ञान है। भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं, कक्षा कैसी होनी चाहिए, कक्षा में मैंने जो है आप किस तरह से जो है बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, ये तमाम बातों का आपको एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है शिक्षक बनेंगे, अच्छे शिक्षक। तो शिक्षण में जो दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न होता है बेटा सैद्धांतिक और दूसरा प्रश्न होता है व्यावहारिक। अब चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो फिर मैं आगे बात करूं। चलिए बेटे, अब देखिए, जैसे अगर आप सैद्धांतिक प्रश्न की बात करें, अगर आप सैद्धांतिक प्रश्न की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप सैद्धांतिक प्रश्न की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई सैद्धांतिक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल फैक्ट हो। जैसे मान लीजिए अधिगम अर्जन है, अधिगम अर्जन है, या आपने देखा होगा कि अरस्तु ने एक परिभाषा दिया है कि बालक जो होता है वो भाषा को लेकर के कि वो जो है अपनों के बीच अजनबी की तरह से होता है। भाई कहने का मतलब यही है कि अजनबी माने वो व्यक्ति जिसकी भाषा को आप समझ नहीं पाए, और जो बालक की आरंभिक भाषा होती है वो भी आप समझ नहीं पाते। तो कहने का मतलब है कि वो अपनों के बीच भी अजनबी की तरह होता है। तो चाहे आप अरस्तु, अब पूछ लिया कि यह परिभाषा किसकी है, किसकी परिभाषा है यह? तो भाई यदि आपको पता है कि यह अरस्तु की परिभाषा है तभी तो आप जान पाएंगे। नंबर 2, जैसे मान लीजिए अधिगम अर्जन का आ गया प्रश्न, या शिक्षण कौशल का प्रश्न आ गया। अब अगर आपसे पूछ लिया कि भाषाई कौशल में कि निम्न में, अब आपसे प्रश्न किया, देखिए बिल्कुल समझिएगा पैटर्न को पहले बेटे, पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तभी आपके अंदर का सीटेट को लेकर के डर निकलेगा। निम्न में भाषाई कौशल, निम्न में भाषाई कौशल नहीं है, निम्न में भाषाई कौशल नहीं है। नंबर 1 दे दिया सुनना, नंबर 2 दे दिया पढ़ना, नंबर 3 दे दिया लिखना, ठीक है, और नंबर 4 दे दिया सोचना। अब देखिए ये एक सैद्धांतिक प्रश्न है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो चारों भाषाई कौशल हैं उनका एक सूत्र होता है। एक प्रश्न 100% आने वाला यही तैयार कर लीजिए। उनका एक सूत्र होता है सुबोपली, सुबोपली, सु माने सुनना, हाँ आप उत्तर दे रहे हैं मैं देख रहा हूं, बो माने बोलना, प माने पढ़ना, ली माने लिखना। तो अब आप जब आपको पता होगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये 4 भाषाई कौशल हैं, तब आप देखेंगे कि यार सुनना तो विकल्प में है ही, पढ़ना भी है, लिखना भी है, पर सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, सोचना लिखा, इसका मतलब यही भाषाई कौशल नहीं है। सही कहा मैंने? चलिए हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल फर्स्ट में डी, विक्रांत जी, अनिता जी, प्रीति जी, एके वारसी जी, प्रिया जी, हाँ हाँ, नगेंद्र पाल जी, कृतिका जी, सही कहा। हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ राधा रानी जी। चलिए, तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है बेटे कि ये सैद्धांतिक प्रश्न है। यदि आपको ये चीजें पता है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। चलिए, अब क्या कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे, तो जल्दी करो, या चलो यहां एक क्वेश्चन और लिखता हूं। अगर प्रश्न नंबर 2 दे दिया आपको, प्रश्न नंबर 2 दे दिया कि निम्न में कौन दृश्य श्रव्य, निम्न में कौन दृश्य श्रव्य सामग्री है, निम्न में कौन दृश्य श्रव्य सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री से प्रश्न बना लिया। क्या दिया, नंबर 1 आप रेडियो दे दिया, नंबर 2 दे दिया है आपका समाचार पत्र, नंबर 3 दे दिया टीवी मतलब टेलीविजन, और नंबर 4 दे दिया नन ऑफ दीज। अब देखो बेटा, अब ये वो प्रश्न है कि जब आपको यह क्लियर पता होगा कि शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, फिर दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, अगर चलिए दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, तो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है, श्रव्य कौन सी होती है, दृश्य श्रव्य कौन सी होती है। दृश्य श्रव्य मतलब जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो कहने का मतलब हम टीवी को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। रेडियो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है, क्योंकि रेडियो हम केवल सुनते हैं। समाचार पत्र या हमारी पाठ्य पुस्तक जो है, ये जो है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, क्योंकि हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि तीसरा सही आंसर है। तो दोस्तों, यह है सैद्धांतिक प्रश्न कि जब आपको बिल्कुल फैक्ट पता होगा तब आप जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये सैद्धांतिक प्रश्न है बेटे कि आपको इनके विषय में बिल्कुल एकदम फैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। लेकिन यही नहीं है, सीटेट की परीक्षा में कुछ प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपके व्यक्तिगत सोच पर निर्भर होते हैं। इन प्रश्नों का मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इन प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, कैसे सही उत्तर देंगे, जो आपकी व्यक्तिगत सोच पर निर्भर होते हैं। व्यक्तिगत सोच का मतलब यह है कि जो इस पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। एक अध्यापक, भाई सीधी सी बात है, चाहे आपने डीएलएड किया है और चाहे आपने बीएड किया है, दोनों स्थितियों में आपको ट्रेनिंग दी गई है टीचर बनने की। तो अब यहां जो प्रश्न आता है वो आपकी व्यक्तिगत सोच। जैसे अब अगर कह रहे हैं व्यावहारिक प्रश्न लेकर के मैं आपको दिखाता हूं एक आध, यही चीज बहुत जरूरी है बेटे। लोग प्रायः पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बेटा देखो, पढ़ाएंगे तो हम रोज आपको, पर सबसे जरूरी है कि पहले आपको यह बता दें कि कैसे परीक्षा होती है और किस तरह से बात बनेगी। तो देखिए, व्यावहारिक प्रश्न आ गया। व्यावहारिक प्रश्न में जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, प्रश्न किया कि आपकी कक्षा में दो बच्चे बात कर रहे हैं। आपकी कक्षा में दो बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक। फिर तुरंत कहेगा क्या, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक
होने के कारण आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? नंबर 1, उन्हें कक्षा से निकाल देंगे। नंबर 1, उन्हें कक्षा से, नंबर 1, उन्हें कक्षा से निकाल देंगे। नंबर 2, उन्हें बाहर खड़ा कर देंगे। नंबर 3, प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करेंगे। प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करेंगे। नंबर 4, अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाएंगे। अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाएंगे। अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाएंगे। अब देखिए बेटे, अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या है? पहला तो मैं आप भाई बहनों को, आप बिल्कुल संख्या बढ़ाइए भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग डी। क्या बात है मेरे भाई रवि प्रकाश जी, अनुपम शुक्ला जी, अरविंद कुमार जी, मुकेश शर्मा जी, केशव जी, हाँ, कैलाश जी, लक्ष्मी यादव जी, अंचल सिंह जी। चलो बेटे, देखो बेटा, आप लोग अच्छी तरह से जान गए। आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है कि डी इज द राइट आंसर, चौथा आंसर सही है। बट अब यहां जैसे इस तरह के जो प्रश्न हैं, इनको भी हमने कहा आपको कि सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाएगा। जैसे इसका एक ही ट्रिक होता है बेटे। क्या? आज शिक्षा कैसी है? आज शिक्षा का स्वरूप कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा। आज शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा। आज शिक्षा का स्वरूप कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। मतलब फोकस आपको बच्चे पर करना है, एक चीज। दूसरी चीज है कि अब यह जो है नियम है कि आप बच्चे को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते हैं। तो भैया, यदि आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं और शिक्षा का स्वरूप कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा है, और बच्चे को आपको दंड भी नहीं देना है, तो सीधी सी बात है कि अगर कक्षा से निकाल देना ये भी दंड है, बाहर खड़ा कर देना ये भी दंड है, अध्यापक से शिकायत करना ये भी दंड है। और सही ये है कि अगर आपकी कक्षा में, देखिए कक्षा का पैटर्न आज का ये है कि यदि आपकी कक्षा में 200 बच्चे हैं और 198 बच्चे शांत होकर पढ़ रहे हैं, अगर 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती बच्चों की नहीं, गलती अध्यापक की है। क्यों? वो उन 2 बच्चों को अपनी शिक्षा से अट्रैक्ट, मतलब शिक्षा से उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो उनको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो अब यह अध्यापक की ड्यूटी है कि वो क्या करे? अपने शिक्षण कौशल को और प्रभावी बनाए। अलग शिक्षण विधियों का प्रश्न प्रयोग करे। जैसे सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकता है। वो खड़ा कर देगा, बेटा आप खड़े हो जाओ, तो हाँ सोनू, हाँ सोनू खड़ा हो जाओ बेटे, खड़े हो गए। अच्छा बताओ बेटा, बताओ जरा तो कबीरदास जी की जो है माता जी का क्या नाम था? अब भाई सोनू ने अगर ध्यान दिया नहीं है तो सोनू बता तो नहीं पाएगा, बता तो नहीं। अरे बेटा, अभी तो मैंने बताया था कि नीरू और नीमा नामक जो है जुलाहा दंपति के यहाँ पाले पोसे गए थे कबीरदास जी, जिनमें नीरू या अली उनके पिताजी थे, नीमा उनकी माता जी थी। हाँ, यस सर।
या फिर आपने किसी ऐसे बच्चे को खड़ा कर दिया जो पढ़ रहा है तो उसने बता दिया कि सर जो है नीमा नाम था, तो अब वो बच्चा जान गया कि यार जो है अब वो उसको लग गया कि नहीं हम तो शिक्षण में शामिल नहीं थे, तो अब वो जो है शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही नहीं, कई बार कुछ बातें ऐसी भी आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं कि पता चला आप बिल्कुल बेसिक लेवल से चलना शुरू कर रहे हैं। अब जो तेज बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, वो बोर होने लगेगा, तो वो बात करेगा, इधर उधर करेगा और आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो आप उस बच्चे से प्रश्न कर लीजिए कि हाँ बेटा बताओ ये चीज, तो वो आपकी शिक्षण व्यवस्था में शामिल हो गया। तो कहने का मतलब है ये सैद्धांतिक, ये जो है व्यवहारिक प्रश्न है। अब इसके लिए आपको कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो एक मोटी मोटी बातें आनी चाहिए। क्या? नंबर एक कि भैया आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, फोकस आपको बच्चे पर करना है। आज अध्यापक जो है नहीं है शिक्षा के केंद्र में, बालक है, तो सीधी सी बात है अगर बालक है तो आप बालक को किसी भी तरह से डरा धमका नहीं सकते हैं, आप बालक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी तरह से दंडित नहीं कर सकते हैं। तो बस आपको एक काम करना है, क्या? अपनी शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाइए, अपनी शिक्षण को और प्रभावी बनाइए ताकि बच्चा शामिल हो सके। चलिए, तो दोस्त इस तरह से, हाँ अब ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस। तो अब देखा आपने कि इस तरह से जो है दो तरह के प्रश्न आएंगे। अच्छा, इन जो प्रश्नों की संख्या है, मान के चलिए कि 15 में कम से कम 4 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं जिन प्रश्नों को आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद, अब मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई कितने अंक का क्या आता है। अब आपको गद्यांश और पद्यांश के विषय में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, सीटेट में जो गद्यांश आता है वो बड़ा सा गद्यांश आता है, काफी लेंदी आता है ना, और उस गद्यांश को सॉल्व करने में आपको काफी कठिनाई भी होती है, थोड़ा कठिन सा पूछा जाता है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, पहले ये तरीका देखिए, वास्तव में आज ही आपको ये लग जाएगा कि हाँ यार, जिस आदमी को परीक्षा के विषय में इतना ज्ञान है वो जरूर हमें अगर गाइड करेगा तो सही दिशा में लेकर जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं जो है गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का तरीका। देखो बेटे, पद्यांश तो बहुत कठिन अगर पूछ लिया तो रियली कठिन हो जाता है, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं आप कि देखिए जो गद्यांश है, पहले गद्यांश सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊं। मान लीजिए गद्यांश के नीचे लिखा है प्रश्न, विकल्प है प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5। मान लीजिए 5 प्रश्न दिए हैं, ये विकल्प सहित हैं मान लीजिए। अब आप जानते हो बेटे, पहले क्या करो, देखो तरीका सीखो। क्यों? क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है वो टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है। सही बता रहा हूं, पेपर बहुत लेंदी होता है, समय कम होता है, इसलिए सीटेट का एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है। जो बच्चा टाइम मैनेज कर ले गया वो अच्छा कर ले जाएगा, जो नहीं कर पाया वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, मैं ये भी तरीका बता दे रहा हूं, कैसे समय हिंदी में बचाएंगे, क्योंकि आपको गणित में ज्यादा समय देना पड़ेगा, अंग्रेजी में ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो अगर हिंदी से समय बचाएंगे जब तो गणित और अंग्रेजी में दे पाएंगे। देखिए, अब मैं आपको तरीका बताऊं कैसे करना है। पहले गद्यांश मत पढ़िए, होता क्या है, पहले बच्चे गद्यांश पढ़ते हैं तो पता चला इतना बड़ा सा तो गद्यांश दिया है भैया, अब इतना बड़ा सा गद्यांश पढ़ने में पहले टाइम बिताए, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर गद्यांश पढ़कर उसका उत्तर खोजे। नहीं, आप 1.5 गुना समय खर्च करते हैं। समय बचाइए, क्या करिए, पहले चलिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते चले आइए। पहले केवल प्रश्न पढ़िए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर तुरंत क्या करिए, 5, 4,
3 2 1, मतलब सब मिलाकर के एक बार ऊपर से नीचे की ओर, एक बार नीचे से ऊपर की ओर, 2 बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जब आप 2 बार प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तैयार इन द सेंस कि प्रश्नों का एक खाका आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं। अब इसके बाद गद्यांश को पढ़िए। इसके बाद गद्यांश को पढ़िए तो किसी भी प्रश्न का कोई भी शब्द जहां मैच करे तुरंत, अरे यार तो ये चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में, खटाक से मिला लीजिए। अच्छा, एक तरीका आपको और बताऊं बेटे, एक चीज और सिखाऊं आपको। देखो, प्रायः जो होता है गद्यांश में, कभी कभी ऐसा हो, अपवाद स्वरूप मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज प्रायः गद्यांश में यही होता है कि सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर मिलेगा गद्यांश में, फिर 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 4 का, 5 का, मतलब जो पूरा गद्यांश है उसमें जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो बिल्कुल एक क्रम से चलते हैं। 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो अगर आपको दिक्कत हो, 1 2 पहले तो 1 2 3 4 5 पढ़िए, 5 4 3 2 1 पढ़िए, और 1 और 2 को विशेष रूप से दिमाग में रखिए। प्रश्न 1 2 को विशेष रूप से दिमाग में रखिए और तब गद्यांश पढ़ते जाइए। आप देखिएगा फटाफट आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। अपवाद स्वरूप कभी ऐसा हो जाए, नहीं तो यार हमेशा जो है जो प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में होते हैं वो भी बिल्कुल सीरियल में होते हैं, 1 2 3 4। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आपको बस इतना करना है, इस तरह से करे बेटे तो गद्यांश में समय बचा सकते हैं और जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पद्यांश की बात रह गई। पद्यांश बहुत बड़ा नहीं होता है। आप एक काम करिए, तमाम मेरे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी पद्यांश में बड़ी दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि पद्यांश में हमें समझ में ही नहीं आता। तो सही बात भी है भाई। सीटेट देने वाले जो मेरे आप भाई बहन हैं, इसमें से तमाम भाई बहन, बिल्कुल थोड़ा सा और शेयर कर लेना बेटा, तमाम भाई बहन ऐसे होंगे, ठीक है। हाँ, देखिए आज मैंने आपसे कहा ना कि आज मैं आपको केवल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप सीटेट की परीक्षा को बीट कर सकते हैं। तमाम भाई बहन मेरे ऐसे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल तक ही हिंदी पढ़ी होगी। तमाम भाई बहन ऐसे होंगे 90% जिन्होंने इंटर तक पढ़ी होगी। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी होगी। तो यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ा है तो हिंदी जानने में तो दिक्कत आएगी ही, नो डाउट, ये तो लॉजिकल है भैया, हिंदी आपको समस्या करेगी। तो आपको मैं तरीका बताऊं, पद्यांश को 2 बार पढ़िए कम से कम। प्रश्नों को तो दिमाग में रखिए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, लेकिन पद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़िए। और जो 10 उसके 4 6 10 शब्द आपको पकड़ में आ रहे हों, उन शब्दों से उसका एक मोटा मोटा खाका बनाइए कि बस केवल ये देखने का प्रयास करिए कि इसमें मोटा मोटा कहा क्या जा रहा, और उसका एक खाका बनाइए और फिर आप देखिएगा कि प्रश्न सॉल्व कर लेंगे आप। मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रश्नों को सॉल्व। तो दोस्त, ये रहा सीटेट से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, क्योंकि पढ़ाई तो हम रोज करेंगे पर ये बातें रोज नहीं करेंगे। सीटेट में शिक्षण के लिए आप बिल्कुल ना डरें, चंद्रा इंस्टीट्यूट आपके साथ है और आपको बस केवल एक काम करना है भैया, एडमिशन लीजिए, अपना एक सीट सुनिश्चित कराइए। यहां नहीं, एग्जाम में भी एक सीट सुनिश्चित कराइए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से परीक्षा की एक एक बारीकियां मैंने आपको समझाई, तो आप खुद इतने से मूल्यांकन कर सकते होंगे कि भैया जो है ये जो है परीक्षा को अगर इतना अच्छे से गुरुजी जानते हैं तो उस तरह से पढ़ाएंगे भी। और हम तो सीटेट के बड़े छोटे महारथी हैं। आप तो जानते हैं चंद्रा दिग्गजों से भरी पड़ी है सीटेट के लिए, जिनकी एक मैराथन क्लास आपको पास करा देती है। तो इसलिए मेरे दोस्त, बस मैं आप भाई बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि सीटेट से डरे नहीं, सीटेट से डरे नहीं। तमाम भाई बहन, यूपी टेट की बात आती है सब सीना ठोक के कहते हैं कि हम पास हो जाएंगे, पर सीटेट की बात आती है सब, अरे भैया पता नहीं यार शिक्षण आता है, शिक्षण आता क्या है शिक्षण यार? शिक्षण कोई भूत थोड़ी है, शिक्षण कोई हौवा थोड़ी है। आप पढ़ करके देखिए, शिक्षण आपको इतना विधिवत पढ़ाया जाएगा। भाई क्या करना है आपको, भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन अधिगम अर्जन से आना ही आना है, आपका तय है। एक प्रश्न कम से कम आपके भाषाई कौशलों से कम 2 प्रश्न आना ही आना है। शिक्षण सहायक सामग्री से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है आपके व्यवहारिक से 4 क्वेश्चन कम से कम आना ही आना है। फिर इसके साथ ही साथ आप जान रहे हैं
कि आपको जो है आपको शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन बता दिया मैंने कि आएगा ही आएगा, अधिगम अर्जन से क्वेश्चन आएगा, भाषा से क्वेश्चन आएगा, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आएगा। भाई पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, कवर पेज कैसा होना चाहिए, उसकी सामग्री कैसी होनी चाहिए, लिखा छपाई कैसी होनी चाहिए, चित्र कैसे होने चाहिए ना, इस तरह के। उसके बाद जो है शिक्षण सहायक सामग्री में कितनी होती है, क्या इनका उपयोग क्या है, और दृश्य कौन है, श्रव्य कौन है, दृश्य श्रव्य कौन है। तो इस तरह से जो है तमाम सारी बातें हैं यार, एक एक पॉइंट आपको जो है बाकायदे व्याख्यायित करके पढ़ाया जाएगा। और जब एक एक पॉइंट व्याख्यायित करके पढ़ाया जाएगा तो बचेगा क्या, प्रश्न जाएगा कहां। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही। बस मैं आपसे आज मेरा मूल फोकस खड़े होने का केवल ये था कि आपके मन में यह जो है बैठा डर दूर करूं कि सीटेट कोई जो है हवा नहीं है। सीटेट पास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बस मैं दो बातें कहूंगा बेटे, एक उचित गाइडेंस में पढ़िए, एक अच्छे मार्गदर्शक के निर्देशन में चलिए, दूसरी चीज है चीजों को पॉजिटिव वे में सोचने का तरीका डेवलप करिए। अगर ये दो चीजें आपने कर लिया तो सीटेट आप केवल पास नहीं होंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक एक बात पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।